हेलो गाइस, मैं दिनेश और आप सभी का स्वागत है डीके सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के टॉप 60 क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा साइंस सीरीज का पार्ट 2 होगा। इसमें सारे वन लाइनर क्वेश्चन को कवर किया गया है जो हर एक एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब क्वेश्चन तो याद होना ही चाहिए। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसकी पहला क्वेश्चन है कि विषाणु की खोज किसने की, यानी वायरस की खोज किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह है इवानोवस्की। इवानोवस्की ने वायरस यानी विषाणु की खोज की। अगला क्वेश्चन है विषाणु का अध्ययन। जो विषाणु यानी वायरस है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसके अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानीखेत बीमारी फैलती है। तो रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है, तो यह रोग होता है विषाणु यानी वायरस द्वारा। अगला क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। यहाँ पे ये दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, एक होता है माइकोलॉजी और एक होता है फाइकोलॉजी। ठीक है, यानी कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवाणु की खोज किसने की। ठीक है, यानी बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की खोज की है ल्यूवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में, उसके बाद द्रव में और सबसे जो कम होता है वह होता है गैस में। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है, तो ध्वनि की चाल बढ़ती है। किसी भी माध्यम में जब तापमान में वृद्धि होती है तो उसमें ध्वनि की चाल में भी वृद्धि होती है। वायु है, तो वायु क्या है, वायु गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है, तो वायु किसकी उदाहरण है, गैसों का गैसों में विलयन, यानी गैसों का गैसों में विलयन, इसका उदाहरण है वायु। हवा में ध्वनि का वेग होता है, तो हवा में ध्वनि का जो वेग होता है वह 332 मीटर प्रति सेकेंड। ये 332 मीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन यह कोई फिक्स नहीं रहता है। अगर माध्यम का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो ध्वनि का चाल भी बढ़ जाता है, और अगर माध्यम का टेम्परेचर घट रहा है तो ध्वनि का चाल भी घट जाता है। तो अप्रोक्स हम लोग लेकर चलते हैं कि 332 यानी 335 340 इसी के करीब हवा में ध्वनि का वेग होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई, ध्वनि की जो तीव्रता मापा जाता है वह डेसिबल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा का वाष्प घनत्व होता है, हवा का वाष्प घनत्व जो होता है वह होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी को मेजरमेंट करती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, यानी एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर इतना होता है एक प्रकाश वर्ष में, और प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी को मापा जाता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वह है पारसेक। दूरी को मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी जिसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं जो मस्तिष्क में पाया जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वंशानुगत रोग हैं, तो वंशानुगत रोग में आता है हीमोफीलिया, जो कि एक वंश से दूसरे वंश में जाता है। इस प्रकार के रोग को बोला जाता है वंशानुगत रोग। ठीक है, और दूसरा है वर्णांधता। ये 2 वंशानुगत रोग हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाला डिजीज। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया था किसने, तो यह किया था हेर्नर ने 1876 में। एक वर्ण व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, ये जो वर्णांधता रोग जो है इसमें क्या पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, तो इसमें हरा एवं लाल रंगों की, यानी हरा रंग और लाल रंग पहचान करने की क्षमता खो देता है एक व्यक्ति इस डिजीज में। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक और शैवाल। लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल दोनों मौजूद होते हैं लाइकेन में। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन होती है छोटी आंत में। दोस्तों, जब हम भोजन करते हैं तो उसकी पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है।
लेकिन प्रोटीन का पाचन जो है वह छोटी आंत में होती है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होती है कहाँ से? तो यह मुख से हो जाती है। ठीक है, बच्चे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था कि भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो भोजन का अवशोषण भी होता है कहाँ? छोटी आंत में। ठीक है, यहाँ बच्चे का कोई मतलब नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है जिसको बोला जाता है टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जिसका टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। टिबिया और फेबुला ये दोनों पैर में पाई जाने वाली हड्डियां हैं। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। ठीक है, एंजाइम जो है वह भोजन पचाने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम की रचना होती है, तो एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है वह अमीनो अम्ल में बदल जाती है। जब प्रोटीन का पाचन होती है तो क्या मतलब पाचन के बाद क्या मिलती है? तो अमीनो अम्ल में वह परिवर्तित हो जाता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। स्टार्च का जब डाइजेशन होता है तो वह माल्टोज में परिवर्तित होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतक का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व जो हैं उसमें है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था, जिसमें एक गैस का रिसाव हो गया था जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था 1984 में। ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग, तो पौधे का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है वह है पत्ती। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य जो धातु है वह है मैग्नीशियम। ठीक है, मनुष्य के ब्लड में मुख्य जो धातु होती है वह होता है आयरन, लेकिन क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। जिस प्रकार हम लोग भोजन आग की सहायता से पकाते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ें हैं? उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसको हम लोग CO2 के रूप में जानते हैं। उसके बाद जल, क्लोरोफिल जो कि पत्ती में पाया जाता है और इस क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम तत्व, और सूर्य का प्रकाश। ये सारे चीज़ बहुत ही आवश्यक है, तभी प्रकाश संश्लेषण संभव हो पाएगा। जिसमें क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाशों में। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रकाश में कुल 7 कलर होती है। ठीक है, लेकिन उनमें से जो लाल रंग है इसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ऑक्सीजन का बाहर निकलना होता है, यानी इसे कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वह कहाँ से होती है? तो वह जल से होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनने वाला जो पहला यौगिक है वह क्या है? उसको बोला जाता है फास्फोगिल्सरिक अम्ल। इसको याद रखिएगा, फास्फोगिल्सरिक अम्ल। ठीक है, दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हम लोगों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है उसी प्रकार पौधों के लिए नाइट्रोजन भी जरूरी है। ठीक है, तो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। पौधे में जल तथा खनिज लवण का संचालन होता है जाइलम द्वारा। ठीक है, पौधे में जल तथा खनिज लवण का जो संचालन होता है वह होता है जाइलम द्वारा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।